सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और 2020 में इस साल पता नहीं कितने तरीके के चेंजेस आने वाले हैं। हर तरफ देखो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो रहा अराउंड द वर्ल्ड। मतलब एक तरफ पेंडेमिक भी चल रहा है, एक तरफ नेचुरल डिजास्टर भी हो रहे हैं, सभी चल रहा है। और साथ में हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जो सबसे बड़ी एग्जाम है गेट एग्जामिनेशन, उसमें भी चेंजेस काफी होते जा रहे हैं। कुछ चेंजेस के झटके आपको थोड़े दिन पहले दिए थे और कुछ झटके अभी दे दिए हैं। लाइक फुल नोटिफिकेशन में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे दी है जो कि चेंज हुए हैं, बट वो चेंज कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस भी है। ऐसा नहीं, कोई देखिए कोई भी चेंजेस होता है ना, उसको हम लोग या तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पहलू होते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं किसी डिसीजन से, कुछ लोग निराश होते हैं। ठीक है, तो ये तो किसी भी डिसीजन में डिबेट होगा ही होगा कि ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये चीज है, जो भी रहेगा। ठीक है, और अभी मैं ये जो वीडियो, अगला जो वीडियो है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, सिंपल पॉइंट पे आऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले बच्चों के लिए बात करूंगा। और जो भी कॉमन चेंजेस है, सिर्फ और सिर्फ मैं कॉमन चेंजेस के बारे में बताऊंगा। इन डेप्थ सब्जेक्ट ब्रांच वाइज, लाइक इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट वाइज या सिलेबस वाइज क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीजें मैं अभी यहां पे इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस भी ब्रांच में जो भी चेंजेस हुए ना सिलेबस को लेके, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन चेंजेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सिंपली। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, कॉमन चेंजेस क्या क्या हुए इन ब्रांचेस में। ठीक है, तो नंबर वन चेंजेस के बारे में, चलिए चेंजेस के बारे में जाने से पहले मैं कुछ हाईलाइटेड डेट बता देता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को बहुत अवेयर है। प्लीज फॉर्म भरने में ज्यादा देरी मत कर देना, अदरवाइज आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। ठीक है, लेट फीस का हर्जाना देना पड़ सकता है अगर आपने 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म नहीं फिल किया है तो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को सीटी चेंज हो सकती है, किसी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप 14 से लगा के 30 सितंबर में कुछ जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे, लाइक आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, तो उसको चेंज करने की सहूलियत भी आपकी 13 नवंबर तक मिलती है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करना है वो लास्ट 13 नवंबर तक कर सकते हैं, बट आप फॉर्म इसी ड्यूरेशन में भर लीजिएगा। और थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरना, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों को आता है कि सर हमने वो गलत कर दिया तो अब क्या करें, ये गलत कर दिया तो क्या करें, है ना। तो जल्दबाजी है नहीं, 15 दिन का टाइम है, तो हड़बड़ाना नहीं, उसको प्रॉपर रिव्यू करना, जो भी भर दो, है ना, एक बार दो बार अपने फ्रेंड को भी दिखाना। कई बार हमारी गलती हमसे दिखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग तो वही है ना, बार बार कितना भी रीचेक कर लो, इसीलिए अपने दोस्त से एक बार रीचेक करवा लेना है, घर में फैमिली मेंबर जो भी हो उससे रीचेक करवा लेना। ठीक है, बाकी तो जो डेट्स है आपकी एग्जामिनेशन डेट, इसमें 14th मिसिंग है ना, 14th आप लिख लेना बस। बाकी तो डेट वेट को लेके मुझे कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम पे। ठीक है, देखिए ये सबके लिए कॉमन है। चलिए यहां पे मैं बात करूंगा एग्जाम ड्यूरेशन। तो एग्जाम ड्यूरेशन सभी को पता है कितना होता है हमारा, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स, ठीक है, 180 मिनट्स। एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, बट वहां पे 3 घंटे मेंशन नहीं होते, 180 मिनट्स होते हैं और उल्टी क्लॉक चलती है। 180 मिनट्स, 179 मिनट्स, 178 मिनट्स, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जस्ट लाइक अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मेरे पास सपोज करो 60 मिनट लिखे हुए हैं कहीं पे, 60 मिनट्स अगर मेरे पास कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, तो मैं क्या समझता हूं, 60 मिनट से 59 मिनट जैसे ही होगा तो मुझे लगेगा देख के कि 5 की लाइन में आ चुका, मतलब 50 मिनट ही बाकी है, बट असल में 59 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। कुछ बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता है, कुछ के ऊपर नहीं पड़ता है, तो डिपेंड ऑन द क्राउड। चलिए, तो बहुत ज्यादा कोई कंसर्न का मैटर नहीं है। टोटल मार्क्स कितना होता है गेट का एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100। ठीक है, अब इस 100 मार्क्स में आप देखिएगा कैसे बंटवारा होता है। 100 का भी हिस्से बटेगा। हिस्सा क्या बटेगा इसमें कि 15 मार्क्स का तो क्या हो जाएगा, 15 मार्क्स का तो यहां पे सीधा सीधा जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पे जो बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ 85 मार्क्स, उसमें आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 85 मार्क्स में सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इस 85 मार्क्स में भी क्या होगा, यहां पे 13 मार्क्स किसको अलॉट किया है, 13 मार्क्स अलॉट किया है आपके मैथमेटिक्स को। ठीक है, मैथ्स को, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। और बचे हुए 72 मार्क्स ये किसको है, आपके जो भी आपकी जो ब्रांच है उसका स्पेशलाइजेशन, मतलब हमारी ब्रांच सब्जेक्ट। लाइक आपके इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट रहेंगे, ब्रांच सब्जेक्ट। ठीक है, ब्रांच सब्जेक्ट। क्लियर है ये।
तो 100 में से 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, 85 मार्क्स में 13 नंबर का मैथमेटिक्स, 72 मार्क्स का जो भी अपने ब्रांच से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके हिसाब से वेटेज होगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होगा डिपेंडिंग ऑन दी ब्रांच और उस ब्रांच के अंदर के सब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो रहते हैं 65 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 65। और मेरा हमेशा से मानना है कि 65 में से अगर 45 47 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी से करेक्ट करके आते हो तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। बट दिक्कत होती है हमारी, हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक से, इस मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्पीड बाद में इंप्रूव करना, पहले एक्यूरेसी लेके आओ, स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 65 क्वेश्चन में से कैसे बंटवारा होगा? तो जो जनरल एप्टीट्यूड है यहाँ पे वापस से 2 कैटेगरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे आपके? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से, और बचे हुए क्वेश्चन जो रहेंगे 55 क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट से हो जाएंगे, सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर सब्जेक्ट्स के अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा? यस, आपका मैथमेटिक्स इसी 55 क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और रही बात आपके वेटेज की, तो इन 10 में से क्या होगा? 10 में से जैसे जो भी हम लोग बोल सकते हैं मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम क्या चलेगी? 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कुछ का 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इन 10 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे? 1 मार्क्स के रहेंगे, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन काहे के रहेंगे? 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 10 नंबर यहां से और 5 नंबर यहां से, तो टोटल 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड से हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, बचे हुए 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। नेक्स्ट है आपके जो 55 है, ये 55 है, 55 जो सब्जेक्ट से है, इसमें क्या रहेंगे? इसमें 2 चीजें रहती है। इसमें 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का स्लॉट बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आई बात समझ में? 1 मार्क्स, मैथमेटिक्स इंक्लूड है इसमें, है ना, सब्जेक्ट प्लस मैथ्स ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये ब्रांच सब्जेक्ट प्लस मैथमेटिक्स दोनों इन्वॉल्व है। तो 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और बचे हुए 30 क्वेश्चन कितने के रहेंगे? बचे हुए 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, 2 मार्क्स के। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 55, तो यहाँ पे 55 में 30 25 का स्लॉट बनेगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, और जनरल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन यहाँ, तो 55 प्लस 10 65, तो 65 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये तो पुराना पैटर्न है, बस एक हल्का फुल्का अंतर आया है यहाँ पे, पहले 15 मार्क्स हुआ करता था, अब 13 मार्क्स है। बट मैं आपको इलेक्ट्रिकल, ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं ये 13 ही पहले भी था, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लाइक लैप्लास का क्वेश्चन, इधर उधर का क्वेश्चन, बहुत सारा आपका मैथमेटिक्स जो है वो आपकी ब्रांच सब्जेक्ट में काफी इन्वॉल्व है, खासकर इन तीनों ब्रांच में, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, सिविल मैकेनिकल में नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 13 मार्क्स है, पहले भी 15 नहीं आता था, 13 ही तकरीबन 13 के अंदर ही फॉल होता था। ठीक है, तो ये भी कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं थी, बस ठीक है, अब नया नोटिफिकेशन आया था, अब सभी लोग का डिमांड था कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो वही पुरानी कहानी, और कुछ भी मैं अभी इसमें नया नहीं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, यस, जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है सिलेबस वाइज, बाकी वो जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, ब्रांच के बारे में बताएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, जो कॉमन चेंजेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में हुए। देखिए, अभी तक क्या होता था, इससे पहले जिन लोगों ने गेट जो पहली बार लिख रहे हैं, तो वो आप एक बार सुन लीजिए। पहले क्या होता था, सिर्फ एमसीक्यू होता था और एनएटी होता था। एनएटी का मतलब है कि न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर। तो यहां पर एमसीक्यू में क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन अगर आपको गिवन है, तो एमसीक्यू के हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट होगा, बाकी के रॉन्ग होंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक आंसर तो पक्का है और उस एक आंसर को आपको पिक करना है, बस इतना सा काम होता था एमसीक्यू में। ठीक है, ये रही एमसीक्यू पैटर्न की बात। अगर मैं बात करूं यहां पे एनएटी की बात, है ना, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर में हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलता था, जिसके अंदर जो भी आपका आंसर निकला है 3 डिजिट, सपोज करो 72.30, 3 डिजिट 4 डिजिट तक मेंशन होता था कि आपको कितने डिजिट तक आंसर निकालना है।
तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलता था, उसमें जो भी आंसर निकालते थे वो फिट करना था। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनएटी टाइप। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी पहले से थी, ये दो कैटेगरी पहले से थी। अब जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है एमएसक्यू। अब जो बहुत पहले जो आईआईटी जेईई दिया करते थे, जब हम लोग भी आईआईटी जेईई का एग्जाम देते थे, अब तो आई डोंट नो कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, बट पहले आईआईटी एआईट्रिपल ई और आईआईटी जेईई दो एग्जाम होते थे, अब तो मेंस और एडवांस कुछ होता है। ठीक है, तो हमारे जमाने में जब हम लोग गेट का आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन किया करते थे, तो वहां पर आईआईटी जेईई और एआईट्रिपल ई दो एग्जाम होते थे। एआईट्रिपल ई एनआईटी के लिए होता था, आईआईटी के लिए आईआईटी जेईई का एग्जाम होता था। ठीक है, तो वहां पर एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन आता था। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से समझिए। इसमें लेट अस सपोज आपको ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे ऑप्शंस है थोड़ी देर के लिए, और इन ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहां पर मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। लाइक आपका ए भी बी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है, और बाकी आपके सी ए और एफ गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो गिवन ऑप्शन है, गिवन ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर नहीं होगा, एक से ज्यादा भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एमएसक्यू। आई बात समझ में, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ, इनमें से जो गिवन एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि एफ तक ऑप्शन होंगे, हो सकता है 4 ऑप्शन भी रहे, 5 भी रहे, 6 भी रहे, जो भी रहे। ठीक है, तो उनमें से आपको मल्टीपल आंसर सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग किस किस में है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ इसमें नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 मार्क्स क्या है आपके नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब अगर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन गलत होता है तो कितना डिडक्ट होगा आपका, -0.33, और अगर 2 मार्क्स वाला गलत है तो कितना हो जाएगा आपका 0.66। ठीक है, तो 1/3 मार्किंग क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का अगर गलत होता है तो आपका कितना डिडक्ट होगा, 0.66, और 1 मार्क्स का होगा तो -0.33, मतलब माइनस मतलब कि डिडक्शन के लिए माइनस लगा दिया, अदरवाइज उसको ऐसे ले लेना 0.33। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वाले में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एमसीक्यू वाले में। बट एमएसक्यू और एनएटी में नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मल्टीपल ब्रेन है, बहुत सारे दिमाग अभी मुझे देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि सर बी डी ई में से मान लीजिए करेक्ट आंसर बी डी ई है, और किसी बच्चे ने मान लीजिए बी और डी ही लगाया, ऑप्शन में क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ बी और डी लगाया, ई को नहीं मार्क किया, तो क्या उसको नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पार्शल आंसर, अगर आपका पार्शल आधा आंसर भी सही है तो भी आपको वो आंसर करेक्ट कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, उसको इनकरेक्ट ही माना जाएगा। आई बात समझ में? अब ये बहुत ही चैलेंजिंग है। अब देखिए एग्जामिनेशन में जब प्रेशर सिचुएशन होता है ना, तो वहां पर तो हमको 4 ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन पिक करने में कहीं ना कहीं नानी दादी याद आ जाती है। बट अब क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक भी गलत हुआ तो आपको किसी का भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आपने 2 करेक्ट आंसर निकाल ली हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, रिस्क ले लेते हैं, बट ये करने के चक्कर में लालच दे रहे हैं ना कि भाई जहां पर थोड़ा सा इजी फॉर्मेशन, मान लीजिए इजी फॉर्मेशन है कि चलो कुछ भी आंसर होगा तो हम लगा देंगे, तो यहां पर आपका टाइम भी तो नेगेटिव होगा साथ में, और ये इतनी आसान चीज नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में ये वाली जो चीज है ना, जो एमएसक्यू है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये कई सारे क्वेश्चंस गलत करवा देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट का, देखिए ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको बहुत ही, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक की छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि एक भी ऑप्शन में उस टॉपिक का अगर हल्का फुल्का कोई छोटा से छोटा पॉइंट अगर डाल दिया है और उसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो तो ये बात ध्यान से करना कि जिसके भी ऊपर क्वेश्चन है वो वाला कॉन्सेप्ट, जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट आपको A to Z आना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि आपको जो तैयारी करना है वो बिल्कुल बेसिक से करो, छोटी छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो इस एमएसक्यू टाइप के लिए कैटेगरी के लिए आप रेडी रहिएगा, अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना। बाकी मैं इसकी थोड़ी जो बारीकियां हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट करना है, किस तरीके से इसको, इसका अप्रोच क्या होगा, वो मैं आगे जो भी अगले वीडियोस होंगे उसमें जानकारी दूंगा इसके। ठीक है, तो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है, एमएसक्यू और एनएटी टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आपको एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। आपको जितने भी करेक्ट है वो पूरे के पूरे मार्क करना है, पार्शियल मार्किंग का कोई नंबर नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस था जिसको मुझे बताना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं तो कौन से ब्रांच से मैं एग्जाम दे सकता हूं, क्या सिविल से भी दे सकता हूं, क्या मैकेनिकल से भी दे सकता हूं। और मैंने पिछले लाइव चैट में भी जब ये इंफॉर्मेशन आई थी तब मैंने ये भी बोला था कि अभी आईआईटी स्लॉट देगी प्रॉपर, ऐसा नहीं होगा कि 180 डिग्री के आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो सिविल का पेपर दे के आ जाओगे, क्योंकि उनके लिए भी तो बड़ा चैलेंजिंग होगा ना, क्योंकि बच्चे भी तो ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आईआईटीज ने क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे ने एक लिस्ट जारी कर दी है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो ईसी ब्रांच का बच्चा है, जो ईसी ब्रांच का बच्चा है वो किस किस में, एक तो ईसी से तो दे ही सकता है, साथ में वो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच और फिजिक्स से भी दे सकता है। अब बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे हो सर फिजिक्स से भी गेट होता है क्या? जी हाँ, बहुत सारी कैटेगरी में 27 कैटेगरी में गेट का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और अब पहले 25 हुआ करता था बट 27 दो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का बच्चा होगा उसको इलेक्ट्रिकल में तो दे ही सकता है, साथ में वो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से भी गेट का पेपर लिख सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन से दे सकते हैं, ईसी वाले इंस्ट्रूमेंटेशन और फिजिक्स दोनों में से एक पे दे सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि दोनों में लिख सकते हैं। मतलब एट ए टाइम आप अपनी ब्रांच के साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच भर सकते हो या अपनी ब्रांच के साथ में फिजिक्स भर सकते हो, इन दोनों को साथ में नहीं भर सकते। ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स वाला बच्चा ईसी और डबल ई और फिजिक्स तीनों से ये एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे कहीं ना कहीं घबराने में है कि सर अब तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तो पहले अकेले शेयर हुआ करते थे। ठीक है, और काफी कम नंबर पे हम अच्छे रैंक लेके आ जाते थे, बट अब हमारा सामना इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ब्रांच के बच्चों से होगा। माय डियर, ये फिजूल की बातें हैं, ये सारी बातें आपको नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए किसी भी ब्रांच का कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है ना वो स्पेशल होता है, वो उसी ब्रांच के बच्चे जिसने 4 साल पढ़ाई करी है ना उसी ब्रांच के बच्चे को समझ में आता है। लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करूं तो ट्रांसड्यूसर, ऑप्टिकल, कम्युनिकेशन, ये आपके क्या है कोर सेक्टर है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेजरमेंट जितना डेप्थ में आप पढ़ते हो उतना इलेक्ट्रिकल थोड़ी पढ़ते हैं, और इसी तो पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। और इलेक्ट्रिकल वाले क्या पास क्या कम सिलेबस है। ठीक है, हाँ, जो मशीन ऐड हुआ है नया, आपको मशीन का सिलेबस भी 2 मशीन ऐड हुई है, और मशीन में भी कौन सा ऐड हुआ है, आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऐड हुआ है सिंपली, और यहां पे 3 फेज इंडक्शन मशीन मोटर। ठीक है, 2 चीजें ऐड हुई है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे जी सेंटर के पेड यूजर है उनको तो मैं करवाऊंगा ये बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उससे चिंता मत करिए, ये तो आपको एडिशनल गिफ्ट दे दिया कि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इजी पार्ट है, मशीन का इजी पोर्शन आपको दिया है, टफ पोर्शन नहीं दिया है। ठीक है, और साथ में आपको ईएमएफटी का भी हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ऐड हुआ जो कि 12th लेवल का है। 12th लेवल का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा था वही रिपीट हुआ है, जिसको हम ईएमएफटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको जी सेंट्रिक पे मिलेगा, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। बट एसके सर ब्रांच वाइज आपके लिए बनाएंगे कि स्पेसिफिक, वो खुद भी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से है तो आपको ज्यादा समझते हैं वो, तो इसीलिए आपके लिए वो कहीं ना कहीं सेशन लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे पूरा सिलेबस के ऊपर। मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पूरा सिलेबस पे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होती है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट में बहुत अंतर होता है। जैसे बहुत सारी चीजें क्या होती है कि डायरेक्टली गिवन नहीं होती सिलेबस में, बट इनडायरेक्टली पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो वो हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे आने वाले वीडियो में। ठीक है गाइस, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा कोई सच कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कोई कॉमन वाली बात नहीं है। बाकी आप जो सब्जेक्ट है जी सेंट्रिक का स्टेप टुवर्ड्स अफोर्डेबल एजुकेशन, बहुत ही सस्ते दाम पे सबसे लो कॉस्ट कोर्स और क्वालिटी भी बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 199 का देख के कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, सर 199 में आप कैसे सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, बट ये पॉसिबल है, अफोर्डेबली क्वालिटी के साथ एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, और हमने बनाया है आपके सपोर्ट से। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप जो लोग भी नए देख रहे होंगे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जी सेंट्रिक ऐप, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपको। एंड्रॉइड जी ड्राइव दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, एडमिन के पास रहता है सारा का सारा। तो 3 जगह है, और जी सेंट्रिक में चैट बॉक्स है, तो वहां से भी आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स का भी यूज करके आप हम तक मैसेज पहुंचा सकते हैं आपको। तो हेल्पलाइन नंबर हमेशा आपके लिए है। ठीक है, इसको हमेशा कॉल आप ऑफिस टाइम पे किया करिए, सुबह नॉट 8, सुबह 11 से लगा के शाम को 8 PM तक। ठीक है,
तो इस ड्यूरेशन में आप कॉल करना, और इस पर व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैसेज है, मैसेज तो कोई डिस्टर्ब करता नहीं, जब चाहे जब देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही चेंजेस था, बिल्कुल घबराया नहीं, जितना आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करिए। और प्लीज ये कंपैरिजन वाली दुनिया में मत जाइए कि आईआईटी मुंबई ने पिछले साल इतने क्वेश्चंस निकाले। बहुत सारे बच्चों कह रही है सर आईआईटी मुंबई के प्रीवियस ईयर पेपर निकल के एनालिसिस करिए। अरे एनालिसिस नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर किसी भी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे तो क्वेश्चन कोई भी आईआईटी पेपर बनाए, वहां से क्वेश्चंस तो आना ही आना है। तो आप उस फिजूल के डिस्कशन में बिजी नहीं होइए, अपने आप को इंगेज मत करिए वहां से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करिए कि गिवन सिलेबस में टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी गेट ने अभी तक क्वेश्चन पूछे वो मुझे आते हैं क्या, बस। तो इस बार भी बन जाएगा, चाहे कोई भी गेट बनाए। आपका काम थोड़ी है कि गेट के आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि इस गेट ने ये पूछा था तो हम लोग मैपिंग कर लेते, डॉट लगा के मैपिंग कर लेते, हाँ आईआईटी मुंबई अब यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ, तो मैं पहले से ही 15 क्वेश्चन मुझे पहले से ही पता चल जाएंगे कि हाँ गेट क्या पूछने वाला है। अरे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो अगर ट्रांसफॉर्मर से या किसी भी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन पूछना है जो हर साल पूछ रहे हर आईआईटी, तो वो भी ये भी कोई नया थोड़ी, ये भी पूछेंगे वहां से, ठीक है। तो ये मैपिंग करने का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं, मुझे पर्सनल तौर पर नजर नहीं आता है। आप में से अगर बहुत लोग एग्री करते हो तो माफ करिएगा, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि कंपैरिजन वाला कुछ भी फंडा है। सिलेबस है आपके सामने, सिलेबस को रीड करो, जो टॉपिक गिवन है उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाए, मोर देन सफिशिएंट। 20 किसी को कॉन्फिडेंस 20 क्वेश्चन में आ रहा है तो 20 क्वेश्चन उसके लिए सही है। इतनी सी बात है, इसको अननेसेसरी खींचने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस लो, सोर्सेज ढूंढो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जी सेंट्रिक से पढ़ाई करो, किसी भी सोर्स से पढ़ाई करो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है। जिस टीचर का जिससे जो समझ में आ जाए वो सही है। फाइनली अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, और क्वेश्चन उस 3 घंटे में बनना चाहिए। उस 3 घंटे में क्वेश्चन बना के अगर मार्क्स पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी जीत है। वो टीचर आपके लिए गॉड है उस सब्जेक्ट का, चाहे वो टीचर कोई भी हो, ठीक है। कोई एग्जामिनेशन नहीं होता इंडिया में कि एक एग्जाम हो रहा है जिसमें सब टीचर अपीयर हो रहे हैं और वहां से जो टॉप 3 निकले वो गॉड हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से आप पढ़िए, ठीक है। बाकी एक अफोर्डेबल अगर एंगल देखना है तो आप जी सेंट्रिक पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और ये मेरा पहला सेशन इंटरेक्टिव बोर्ड पे है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे हम लोग डिस्कशन एनिमेटेड फॉर्म में आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोविड-19 की सिचुएशन में थोड़ा बहुत जो भी नीडी पर्सन है उसको थोड़ा सपोर्ट भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।